हेलो एवरीवन। परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए सभी युवाओं का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल इंग्लिश बाय के.एम. गुप्ता में। एंड दिस इज एन एग्जाम स्पेशल सुपर फास्ट क्लास। साथियों, आपका एग्जाम करीब है, आने वाला है, एंड यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट। ऑनलाइन ऑफलाइन जितनी तैयारी आप कर सकते थे आपने की है, लेकिन अब ये प्रैक्टिस का समय है। और हमारा ये सीरीज़ लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी सीरीज़ के माध्यम से हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां आप ये चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है। इस सीरीज़ में मात्र 10 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिलेंगे, जिनके आंसर्स हम बहुत शॉर्ट में आपको वहीं बता देंगे। ज़्यादा डिटेल में उसका आंसर हम नहीं खींचेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी क्वेरीज को हम अलग वीडियो के माध्यम से आपके नाम से ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर समझाएंगे। लेकिन इस सीरीज़ में हम लेकर आएंगे आपके लिए, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, पिछले एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, अपने 15 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये सीरीज़ बनाई है। आई होप कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट सीरीज की अपनी पहली क्लास। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम स्पेशल सुपरफास्ट सीरीज में 10 एरर्स। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक ट्रिक मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, आप पॉज कीजिए और पहले अपना आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और फिर मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चीज़ें अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड ही वर्क्स रियली हार्ड। बहुत बूढ़ा होने के बावजूद भी वो बहुत परिश्रम करता है। तो देखिए इसमें 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। पहले आप गैस करिए कि कौन से पार्ट में एरर हो सकती है, फिर मैं आपको बताता हूं। आप पॉज कर लीजिए क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, तुरंत ही इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है वो पार्ट 1 में है। पार्ट ए जो है इट इज़ फुल ऑफ एरर। क्या कमी है इसमें? एक तो होता है इन स्पाइट ऑफ, प्रेपोजिशन है, फ्रेजल प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। लेकिन जब हम डिस्पाइट लगाते हैं उसका अर्थ भी के बावजूद है, लेकिन उसके बाद ऑफ नहीं लगाते। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ से इस ऑफ को हम रिमूव कर देंगे। हम बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग वेरी ओल्ड ही वर्क्स रियली हार्ड। बूढ़ा होने के बावजूद भी वो बहुत परिश्रम करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। यहाँ पर ये ऑफ सुपरफ्लुअस है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, We shall not support him anymore unless he does not beg pardon for his misbehavior. हम उसकी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। एनीमोर का होता है अब आगे। अब आगे हम उसकी कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी नहीं मांगता। तो देखिए साथियों, कौन से पार्ट में इसमें एरर हो सकती है। आपने पढ़ा है अनलेस, अनटिल, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली आदि के बाद हम नेगेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनलेस आया हुआ है। अनलेस और अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। अनटिल समय दिखाता है और अनलेस शर्त दिखाता है। तो इसके बाद वाले क्लॉज में यहाँ पर नेगेटिव का यूज नहीं होगा। ये होना चाहिए वी शैल नॉट सपोर्ट हिम एनी मोर अनलेस ही बेग्स पार्डन फॉर हिज मिसबिहेवियर। एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसा मत समझ लेना कि अनलेस और अनटिल वाले वाक्यों में पूरे में ही कहीं नॉट नहीं आता। इसके पहले वाले क्लॉज में बहुत आराम से नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि देखिए हम उसकी मदद नहीं करेंगे, ये तो इसका रहा, जब तक कि वो माफी नहीं मांगेगा। तो जब तक कि नहीं, इसका ये आ गया अनलेस। तो अनलेस और अनटिल के बाद वाले क्लॉज में नेगेटिव का यूज नहीं करते, पहले वाले क्लॉज में बड़े आराम से आप यूज कर सकते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट मोर देन टू वॉच इट। मुझे क्रिकेट देखने से क्रिकेट खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए कहाँ पर प्रॉब्लम इस सेंटेंस में हो सकती है। देखिए साथियों, जब कंपैरिजन किया जाता है, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों के बीच जब आप तुलना करते हैं तो ध्यान रखें कि वो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के समान होनी चाहिए। इस तरह का एक सेंटेंस बहुत पूछा जाता है कि मेरा मकान आपसे बड़ा है, माई हाउस इज बिगर देन यू। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमें बोलना है माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा मकान आपके मकान से बड़ा है, ना कि आपसे। तो ये तो रहा सिमेंटिक। लेकिन कंस्ट्रक्शन के इसकी बनावट के आधार पर भी हम देखें तो तुलना दो समान चीज़ों में होगी, दो समान एडजेक्टिव्स में होगी, दो समान वर्ब्स में होगी, दो समान नाउन या प्रोनाउंस में होगी, समान इन्फिनेटिव्स में होगी या समान जेरेंड्स में होगी। अगर तुलना के एक साइड में जेरेंड है और दूसरी साइड में इन्फिनेटिव है तो ये बैलेंस नहीं कहलाता है। तो या तो दोनों इन्फिनेटिव होने चाहिए या दोनों जेरेंड होने चाहिए। यहाँ पर जेरेंड बेटर है, तो यहाँ पर होना चाहिए, एक तरफ तो है प्लेइंग क्रिकेट, दूसरी तरफ होना चाहिए टू वॉच के स्थान पर वॉचिंग इट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट मोर देन वॉचिंग इट। तो प्लेइंग और वॉचिंग दोनों साइड में जेरेंड होने चाहिए। तो यहां पर हमारे इस पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट सी। चौथा क्वेश्चन है आपका, नो सूनर डिड शी सी मी देन शी रिकॉग्नाइज्ड मी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुझे पहचान गई। आप जानते हैं हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन आना चाहिए। हार्डली स्केर्सली के साथ क्या आना चाहिए? व्हेन आना चाहिए। लेकिन नो सूनर के साथ देन आना चाहिए। और देन कौन सा आना चाहिए ये आप ध्यान रखिए। देखिए एफर्मेटिव होता है एज सून एज शी सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा। ठीक है, एज सून एज ये पॉजिटिव डिग्री है। इसकी कंपैरेटिव बनती है नो सूनर। सून का हो गया सूनर, और कंपैरेटिव के बाद कौन सी देन आती है? THAN, सूनर देन। तो आप ध्यान रखेंगे THAN होना चाहिए इसके साथ। तो यहां पर इस पार्ट में प्रॉब्लम है। यहां से THEN हटाइए और इसके स्थान पर THAN होना चाहिए। नो सूनर डिड शी सी मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, देन शी रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे देखा भी न था कि पहचान गई। पांचवा सेंटेंस आपके स्क्रीन पर है, देयर वॉज अ वुमेन एंड हर चाइल्ड आउटसाइड द इंस्पेक्टर्स ऑफिस। इंस्पेक्टर के ऑफिस के सामने एक महिला और उसका बच्चा। ठीक है, अब यहां पर समझिए आप बात को। आप कहते हैं देयर इज ए ट्री आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। लेकिन हमें कहना हो मेरे घर के सामने, मेरे मकान के सामने कई पेड़ हैं। देयर आर सेवरल ट्रीज आउटसाइड माई हाउस। तो यहां पर आप जानते हैं देयर वाले सेंटेंसेस में जो वर्ब आप अप्लाई करते हैं वो हेड वर्ड के अनुसार जिसका होना पाया जा रहा है उस नाउन अनुसार आप वर्ब सप्लाई करते हैं। देयर के अकॉर्डिंग आता तो दोनों में या तो इज आता या दोनों में आर आता। तो आप बोलते हैं देयर इज ए ट्री, देयर आर मैनी ट्रीज। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर देखिए हेडवर्ड क्या है? क्या अकेली महिला है? नहीं, महिला और उसका बच्चा। देयर वॉज के स्थान पर देयर वर होगा, देयर वर अ वुमेन एंड हर चाइल्ड। ठीक है, तो यहां पर इस पार्ट में, पार्ट ए में प्रॉब्लम है। वॉज के स्थान पर वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शी शोज ऑफ एज दो शी इज ए मिलेनियर। वो ऐसे दिखावा करती है मानो कितने पैसे वाली हो। तो आप जानते हैं एज इफ, एज दो, इनके बाद अनरियल पास्ट आता है, मानो ऐसा हो, है ना। इफ वाले क्लॉजेस भी कुछ होते हैं जिसमें कंडीशन रहती है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर तुम एक चिड़िया होते, होते हैं तो नहीं ना, अगर यहां भूत आ जाए तो सब भाग जाएंगे, इसे कहते हैं अनरियल पास्ट, है ना। तो यहां पर हम इज आर एम वॉज के स्थान पर सभी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं जब अनरियल पास्ट
इमेजिनरी पास्ट दे रखा हो तो वो ऐसे दिखावा करती है मानो कितनी पैसे वाली है, तो हम कहेंगे शी शोज ऑफ एज दो शी वर। ठीक है, तो यहां इस सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, ये दिया है यू विल हैव बीन सक्सेसफुल हैड यू अबाइडेड बाय माय एडवाइस। ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये थर्ड स्टेज है। या तो आप कह सकते हैं इफ यू हैड अवॉइडेड बाय माय एडवाइस, और दूसरा होता है इस हैड को निकालकर आप आगे लेते हैं, ये इफ का अर्थ देती है, ये यदि का अगर का अर्थ देती है। ये थर्ड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में जब इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो इधर की साइड क्या होता है, वुड हैव या शुड हैव का प्रयोग आप करते हैं, विल हैव शैल हैव का प्रयोग नहीं करते, कैन हैव मे हैव नहीं लगाते, आप कुड हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर पार्ट ए में कमी है, ये होना चाहिए यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, आप सफल हो गए होते, हैड यू अबाइडेड बाय माई एडवाइस, अगर तुमने मेरी सलाह मानी होती। पार्ट ए यहां पर फुल ऑफ एरर है। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, द जनरल विद ऑल हिज रिमेनिंग सोल्जर्स वर डिकैपिटेटेड ब्रूटली। डिकैपिटेट होता है बिहेड करना, किसी का सर कलम कर देना, सिर काट कर किसी की हत्या कर देना, बिहेड कर देना। तो सेनापति अपने सभी बचे हुए सैनिकों के साथ, आपको पता है विद, अलोंग विद, एज वेल एज से जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो जो पहला वाला होता है उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप वर्ब सप्लाई करते हैं। तो जनरल के अकॉर्डिंग यहां पर वॉज आएगा ना कि वर। अपने बचे हुए साथियों के साथ सेनापति मारा गया, मारा गए नहीं बोलेंगे, मारा गया। तो विद के साथ जुड़ा हुआ हो तो ये पहला वाला नाउन प्रोनाउन है, इसके अनुसार आप वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, डिड यू नोटिस है, क्या तुमने ध्यान दिया उसका? अरे वो मेरे बराबर में ही तो बैठी थी, शी वॉज सिटिंग बिसाइड्स मी। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है बच्चों ये। बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों ही प्रेपोजिशन होते हैं। बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। याद रखने की ट्रिक समझिए, बिसाइड्स में एक एस अतिरिक्त होता है, इसी का अर्थ होता है के अतिरिक्त, और जो दूसरा बचा बिसाइड, इसका अर्थ होता है के बराबर में, के समीप। तो डिड यू नोटिस हर, क्या तुमने ध्यान दिया उसे, तुमने उसे देखा? शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बराबर में ही बैठी हुई थी। ठीक है, तो यहां पर पार्ट सी में बिसाइड्स हटाएंगे और बिसाइड लगाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, योर फ्रेंड नीड्स नॉट सेल हिज प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू रिपे हिज लोन। अपना लोन चुकाने के लिए उसे, तुम्हारे दोस्त को, अपनी प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को तोड़ा गया है, उसका एक्सेप्शन पेश किया गया है। या तो आप बोलते हैं डू नॉट नीड या डज नॉट नीड। एफर्मेटिव में आप कह सकते हैं ही नीड्स टू हेल्प यू, उसे तुम्हारी सहायता करने की आवश्यकता है। ही नीड्स टू हेल्प यू। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा, या तो बना दीजिए ही डज नॉट नीड टू हेल्प यू। लेकिन अगर आप नीड नॉट का, अगर आप डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी के तौर पर, सहायक क्रिया के तौर पर नीड और डेयर को प्रयोग करते हैं नॉट से पहले, या इंटेरोगेटिव में आप इसे लेकर आते हैं पहले, आप डेयर्स नॉट नहीं कहते, आप नीड्स नॉट नहीं कहते, आप कहते हैं नीड नॉट या डेयर नॉट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, आप नीड्स नॉट नहीं कहेंगे, आप नीड नॉट कहेंगे। तो पार्ट ए में यहां एरर है, योर फ्रेंड नीड नॉट सेल हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अपने साथियों से जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उन्हें जोड़िए इस सीरीज से। और आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मैं कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस का इसमें समावेश होगा वोकैब में और ग्रामर में,
जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है साथियों, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करिए।